हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को पंकज रेलवे क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन के लिए दोस्तों साइंस के प्रैक्टिस सेट एक हम लोग देखेंगे। दोस्तों इसमें टोटल 20 प्रश्न हैं। सारे सवाल इम्पोर्टेड और सिलेक्टेड सवाल लिए गए हैं जो ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन के लिए इम्पोर्टेड होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए पहला सवाल पढ़िए, इसका उत्तर देखते हैं क्या होता है। देखिए मेरे भाई, पहला सवाल, ये रहा पहला सवाल। यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो किस हार्मोन का स्त्राव होता है दोस्तों? पेप्टाइड, थायराइड, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, इंसुलिन। इंसुलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये रहा दूसरा नंबर सवाल मेरे भाई। पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से किसे अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है दोस्तों? पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से किसे अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? प्राथमिक प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, अपघटक। देखिए मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं दोस्तों, पेड़ पौधे होते हैं, इनको अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये प्रकाश लेकर प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। इनको अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसके बाद दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता को पड़ती है, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता को। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। ये रहा तीसरा सवाल। रासायनिक अभिक्रिया होने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं बदलता है? अगर रासायनिक अभिक्रिया होगा दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से द्रव्यमान, भौतिक गुण, आयतन और रासायनिक गुण, इन चारों में से कौन नहीं बदलेगा? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रव्यमान नहीं बदलता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है मेरे भाई कि द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसलिए द्रव्यमान एम नहीं बदलेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। ये रहा 4 नंबर सवाल दोस्तों। पादप संवर्धन की किस तकनीक से विषाणु रहित पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं? देखिए दोस्तों, रोमिल मूल संवर्धन, विभेद्योतक संवर्धन, असंधि संवर्धन, अंडाशय संवर्धन। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन बी, विभेद्योतक संवर्धन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। ये रहा 5वां सवाल। बायोमास में शामिल नहीं है, बायोमास में शामिल नहीं है दोस्तों। देखिए लकड़ी, कृषि अपशिष्ट, धातु, गोबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए इस सवाल को ऑप्शन देखकर भी बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए धातु। देखिए लकड़ी, कृषि अपशिष्ट, गोबर ये प्रदूषण फैलाते हैं, लेकिन धातु ये अलग है। ऐसे भी खोज कर मार सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये रहा 6 नंबर सवाल दोस्तों। ओजोन सांद्रता को मापने के लिए सबसे आम इकाई है चेन, रॉड, स्टैचूट, माइल, डॉप्सन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, डॉप्सन। ओजोन सांद्रता को मापने के लिए डॉप्सन का उपयोग करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। ये रहा 7 नंबर सवाल दोस्तों। एटम और बार के
बीच क्या संबंध है? एटम और बार के बीच क्या संबंध है दोस्तों? इन चारों ऑप्शन में से बतलाना है कौन सही है दोस्तों। तो देखिए मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, एक एटम बराबर 1 पॉइंट दोस्तों 013 बार होता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। ये रहा 8 नंबर सवाल दोस्तों। औरक्त तरंगों की तरंगदैर्घ्य सीमा क्या है? औरक्त तरंगों की तरंगदैर्घ्य सीमा क्या है दोस्तों? इन चारों ऑप्शन में से बतलाना है क्या होगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 700 नैनो से 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर होता है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। ये रहा 9 नंबर सवाल दोस्तों। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण निम्न में से किस अवस्था में होता है? मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण निम्न में से किस अवस्था में होता है दोस्तों? अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया, अत्यधिक विश्राम और निद्रा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अवायवीय श्वसन के कारण मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। दोस्तों, डेली हम लोग सुपर फास्ट तरीके से करेंगे दोस्तों, देखेंगे डेली 20 प्रश्न देखेंगे। इस सवाल को देखिए कौन सा उत्तर होगा। सवाल नंबर 10, निम्नलिखित में से किस अवस्था में अति ऊर्जावान अति उत्तेजन कण मौजूद होते हैं? इसमें से चारों में से बतलाना है दोस्तों, अति ऊर्जावान अति उत्तेजन कण इन चारों में से किसमें होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा। ऑप्शन डी प्लाज्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा कब होता है? जब बहुत अत्यधिक ताप पर गैस को गर्म करते हैं तो वहाँ से प्लाज्मा हो जाता है। सारे कण इधर उधर हो जाते हैं, अधिक ऊर्जा होता है, कण भी अधिक उत्तेजित हो जाते हैं दोस्तों अधिक तापमान के कारण, इसीलिए इसका राइट आंसर प्लाज्मा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11। ये रहा सवाल। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को जिंक से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, जिंक से अभिक्रिया कराएंगे दोस्तों, जिंक से अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए जिंक तो जाएगा इसमें, तो इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा और सोडियम जिंकेट बन जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये रहा 12 नंबर सवाल दोस्तों। किस तत्व में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए 2 कोष होते हैं? मैग्नीशियम, आर्गन, नियोन, कार्बन। इन चारों में से बतलाना है इनमें से किस में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं 2 कोष में। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नियोन, क्योंकि नियोन 10 पर आता है। 2 कोष में भरेंगे, पहला में 2 और दूसरा में 8। अब पहले कोष में 2 ही होते हैं, दूसरे कोष में 8, यानी दोनों कोष पूरी तरह से भरे हैं, यानी
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नियॉन। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 13। परमाणु द्रव्यमान मापने के लिए मानक संदर्भ के रूप में किस समस्थानिक को चुना गया था? यानी कार्बन के परमाणु द्रव्यमान बतलाना है दोस्तों सीधे तौर पर। तो देखिए कार्बन का 6 होता है परमाणु क्रमांक, और इसका भार होता है दोस्तों C12, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 14। ये रहा 14 नंबर सवाल दोस्तों। स्वतंत्र रूप से गिरने वाले पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यानी स्वतंत्र रूप से पिंड गिर रहा है, स्वतंत्र रूप से, उसके लिए कौन सा सही है दोस्तों? तो देखिए यह एक समान वेग से गति करता है, यह एक समान चाल से गति करता है, यह असमान त्वरण से गति करता है, यह एक समान त्वरण से गति करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यह एक समान त्वरण से गति करता है। अगर स्वतंत्र रूप से गिरने वाले स्वतंत्र रूप से गिरने वाले पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो अगर स्वतंत्र में से गिरेगा दोस्तों अगर पिंड, तो एक समान त्वरण से गति करेगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों कुछ लोग इसको समझेंगे एक समान वेग से गति करेगा, नहीं दोस्तों ये तीनों गलत है, ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर होगा। ये रहा 15 नंबर सवाल। मानव में यूरिया का उत्पादन कहाँ होता है? मानव में यूरिया का उत्पादन कहाँ पर होता है दोस्तों? तो देखिए अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत, किडनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई यकृत, लीवर में यूरिया का उत्पादन होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों किडनी जो होता है, किडनी ब्लड को फिल्ट्रेशन करता है और वहाँ से दोस्तों यूरिया को बाहर निकालता है, लेकिन उत्पादन जो करता है यूरिया का यकृत ही करता है। इसका राइट आंसर बी ही सही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 16 दोस्तों। अणुसूत्र C6H6 वाला चक्रीय हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको बेंजीन कहते हैं दोस्तों, बेंजीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये रहा 17 नंबर सवाल। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विवर्तन में विव की ओर से आने वाला प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक मुड़ेगा दोस्तों? देखिए दोस्तों एक प्रिज्म है, देखिए मेरे भाई, देखिए एक प्रिज्म है, जैसे कि प्रिज्म अगर श्वेत प्रकाश का किरण ऐसे आ रहा है तो प्रिज्म से टकराएगा तो यहाँ से दोस्तों सात कलर में मुड़ेगा, ऐसे करके 3 4 5 6 7 कलर में मुड़ेगा मेरे भाई। जब देखिए विव की ओर से आने वाला प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक मुड़ेगा? तो देखिए नीचे वाला सबसे अधिक मुड़ रहा है और आगे वाला कम मुड़ रहा है। तो इसमें देखेंगे, देखिए ये विव की ओर जो है ना दोस्तों, इसको नीचे से लिखिए, इधर से लिख दीजिए विव की ओर, विव की ओर ऐसा करके लिख दीजिए। ये नीचे वाला बैगनी होगा और ऊपर वाला रेड होगा। तो देखिए अधिक तो बैगनी मुड़ेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैगनी, और कम मुड़ने वाला रेड हो जाएगा।
यानी विप की ओर नीचे से लिखना है आपको, विप की ओर ऐसे करके, विप की ओर नीचे से लिखना है। बैगनी ऐसे भी सभी को हम पहचान लेंगे कौन। अगर सीक्वेंस भी में भी आता है सेट करने को, तो उसमें भी हम सेट कर देंगे, विप गियर को नीचे से लिखेंगे और उसी से पता चल जाएगा कौन ज़्यादा मुड़ेगा कौन कम मुड़ेगा। सबसे अधिक मुड़ने वाला बैगनी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये रहा 18 नंबर सवाल मेरे भाई। कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसको भरेंगे तो 2 और 4 में भरेंगे, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ये रहा 19 नंबर सवाल। पृष्ठ तनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पृष्ठ तनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, बतलाना है। तो देखिए इसका सही नहीं वाला बतलाना है। जो सही है उसको नहीं बतलाना है दोस्तों, जो गलत है उसको बतलाना है। तो देखिए सतही तनाव आमतौर पर डायन सेंटीमीटर में मापा जाता है, ये सही है दोस्तों। सतही तनाव के कारण पानी की बूंद का आकार गोलाकार होता है, ये भी सही है। देखिए कमरे के तापमान पर, यानी कमरे के तापमान पर दोस्तों 27 डिग्री सेल्सियस होता है कमरे का तापमान पर, पानी का सतही सतही तनाव एथिल अल्कोहल से कम होता है। देखिए दोस्तों ये वाला गलत है, और जो गलत है उसी को आंसर बतलाना है। तो हमारा आंसर ऐसे सी हो जाएगा, जो गलत है उसी को बतलाना है। तरल अणुओं के बीच बीच संसंजक बल स्वतः तनाव नामक घटना के लिए जिम्मेदार है, ये भी सही है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए पृष्ठ तनाव पानी का पानी का सतही तनाव पृष्ठ तनाव एथिल अल्कोहल से कम नहीं दोस्तों, अधिक होता है। ये गलत बोला गया है और गलत वाला ही बतलाना है, यानी ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 20। कौन सा उपकरण विद्युत धारा उत्पन्न करता है दोस्तों? ये देखिए दोस्तों ट्विस्ट वाला सवाल आ गया। देखिए कौन सा उपकरण विद्युत धारा उत्पन्न करता है, इसको ध्यान से पढ़िए। गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर और एमीटर। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनरेटर। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जनरेटर जो होता है विद्युत धारा उत्पन्न करता है। देखिए ए मीटर जो है विद्युत धारा आई दोस्तों मापता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर है, देखिए गैल्वेनोमीटर है। एमीटर को श्रेणी में जोड़ते हैं दोस्तों, श्रेणी में जोड़ते हैं। अगर इसके समानांतर में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे तो ये एमीटर बन जाएगा दोस्तों। अगर गैल्वेनोमीटर के समानांतर में अगर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो ये एमीटर बन जाएगा। ऐसे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा उत्पन्न करता है, तो जनरेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, जनरेटर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही डेली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए इतना ही।